नेट और GSI के लिए, you guys are most welcome here. So now today we're going to start today's class because the recording is also started. Yeah. So oceanography, oceanography is something we all know. कि this is about ocean, right? This is all about ocean. We know कि ठीक है, oceanography क्या होगा? जैसे geography होता है, अर्थ का पढ़ाई, oceanography ओशन का पढ़ाई. बट क्या हम कुछ कुछ फैक्ट्स जानते हैं ओशन के बारे में? कुछ कुछ फैक्ट्स जानते हैं. और ऑब्वियसली हम ओशन के बारे में अभी पढ़ना शुरू किए. तो अगर हम फ्रॉम 1950s से देखेंगे, सो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. ठीक है, ओशनोग्राफी के बारे में मैं बस ब्रीफ इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आप लोगों को कि क्या है, कैसा है, क्या सब्जेक्ट है, व्हाई वी आर स्टडिंग, एंड ऑल्सो ओशन के बारे में क्या इंटरेस्टिंग चीज हम जान सकते हैं. ओशनोग्राफी के बारे में जो लेक्चर्स आगे मैं पढ़ाऊंगी, सर्कुलेशन से लेके सारे आप लोगों के जो भी क्लाइमेटिक इफेक्ट्स है, सब कुछ मैं कवर करूंगी. उसके पहले दिस इज माय फर्स्ट क्लास फॉर दिस इयर्स करिकुलम. आई वुड लाइक टू जस्ट नो यू गाइज एज वेल एंड वांट यू गाइज टू इंटरैक्ट विथ मी, एंड आगे जो जो चीजें होंगी विथ सम अदर फैक्ट्स आई विल लेट यू नो. ठीक है, तो ओशन के बारे में फ्रॉम 1950s से लेके हमारे साइंटिस्ट दुनिया में बहुत ज्यादा काम हो रहा है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ इंग्लिश में बात करूंगी, कुछ हिंदी में बात करूंगी. आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं है. ठीक है, तो बहुत ज्यादा काम हो रहा है. इसके पहले ज्यादा काम नहीं होता था, स्पेशली आफ्टर दिस प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी. ओशन के बारे में लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला है, एंड पीपल आर शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, उसके पहले ओशन के बारे में बस हम लोगों को था पानी से हम क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी पानी के अलावा भी देयर आर अदर प्रोसेसेस जिसके बारे में हम बहुत इंटरेस्ट शो करते हैं. ठीक है, तो बिफोर गोइंग इनटू द कोर पार्ट, लेट्स स्टार्ट आवर ओशन सीरीज विद सम गुड नोट्स. ठीक है, एंड ऑल्सो अगर आप लोग न्यू हैं, अगर आप लोग पहले से हैं, तो आप लोग जानते हैं कि मैं ये बोलती हूँ कि अपना नोट्स खुद प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए. ऑनलाइन क्लासेस से आप अगर इफ यू आर अ कॉपी पर्सन, कॉपी में लिखिए. इफ यू आर नॉट अ कॉपी पर्सन, यू राइट समवेयर इन द सॉफ्टवेयर जगह पे, या फिर कोई एप्लीकेशन में आप लिखते हो, या फिर कुछ और, तो प्लीज डू मेक योर ओन नोट. क्योंकि एग्जाम के बस पहले दिन रात को यू हैव टू रिवाइज ओनली एंड ओनली योर नोट्स. कुछ मत देखना, कुछ मत. दिस इज coming from my experience, okay? कुछ और मत देखना. So prepare your own note. We will provide you note as well, so you can prepare note from our different note PDF or online classes, but I will still prefer कि आप लोग अपना notes खुद बनाइए classes देखते हैं. Okay? So these are the few things I wanted to share. So let's start our ocean series. So ocean series में सब लोग जानते हैं that ocean holds 96.5% of the water. Sorry for my bad handwriting if someone is offended. So water on earth. ठीक है, ये सब लोग जानते हैं कि इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है. सिर्फ ओशन इतना अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन करता है. ठीक है, एंड ऑल्सो सम अदर, दीज आर द फैक्ट्स आई एम गिविंग. ठीक है, longest mountain, these are just general knowledge thing, not exactly general knowledge but static something. So longest mountain range can be found okay, so there is a okay fine. I thought my mic was off. Okay fine, now it's fine. So longest mountain range can be found in ocean only. I think you guys know this. कोई मुझे बता सकते हैं क्या है? The longest mountain range is found in ocean only. That mountain range is mid-oceanic ridge. Okay, mid-oceanic ridge. तो क्या कोई जानता है स्पेस से the only visible proper feature of the earth is mid-oceanic ridge?
ठीक है, हम सब बोलते हैं ओशन दिखता है, ब्लू कलर का अर्थ दिखता है, बट ये ब्लू कलर में सबसे ज्यादा फीचर जो दिखता है, जो प्रोमिनेंट है, दैट इज योर मिड ओशनिक रीच. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, समटाइम्स कैन बी आस्क्ड इन योर इंटरव्यूज लाइक GSI एंड ऑल, बिकॉज वी हैव ऑल एक्सपीरियंस्ड पीपल हियर. हम लोग ये भी जानते हैं कि इंटरव्यूज में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. So these are few questions आप लोगों को जिंदगी में कभी ना कभी you guys will encounter. So let's go through that. Okay, now 70% of the oxygen, 70% of the oxygen we breathe, okay, oxygen we breathe comes from ocean also. So 70% of the oxygen comes from ocean. So guys, are you guys are having any noise because of my headset? अगर कोई नॉइस आ रहा है तो फिर प्लीज मुझे मैसेज चैट बॉक्स में बताना, बिकॉज मैं शायद समझ ना पाऊँ. ठीक है, इफ माय वॉइस इज क्लियर देन इट्स फाइन, इफ नॉट प्लीज डू लेट मी नो. ओके, ठीक है. उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन है. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, सो दिस इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट. दिस आर सम क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल साइंस. ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर is present on. So why am I taking a GS thing? It's just an ocean thing, and the ocean के जो important facts है वो बस आप लोगों के साथ share कर रही हूँ. ठीक है. So world's largest living structure, is also present in your ocean, and that is what world's largest living structure. किसी को idea है what it can be? This is the Great. Yeah, exactly. You're absolutely right. So it's Great Barrier Reef. So where it is, you guys also know it. I hope you guys know it. Obviously, it's just a recap of the previous things you have already. So Great Barrier Reef is present in eastern coast of Queensland, which is in Australia, right? So it is Australia. Somewhere like this. अगर आप लोग maps प्रसन्न करते हो, this is not Australia, I know, but exactly it is present like this in the eastern coast of Queensland. Okay, so these are few facts, and also we have already explored only, you guys know, only 5% of the ocean. So 95% of the ocean is unexplored. Can you just imagine that how we can get what are the other things we can get from the oceans अगर हम उतना explore कर पाए. सबसे ज़्यादा important चीज़ है, अगर किसी को interest है तो हम लोग जैसे जानते हैं we are running out of what? We are running out of petroleum, like fuel, different other fuel, right? तो हाइड्रोकार्बन्स एक बहुत बढ़िया एक फ्यूल है जो ओशन में ही मिलता है, राइट? तो वो आप लोग जानते हो, पता नहीं, लेकिन ये आप लोगों का सॉर्ट ऑफ असाइनमेंट है कि आप इस बारे में पढ़ो कि ओशन में क्या तरीके का हाइड्रोकार्बन मिलता है. ठीक है, अगर आप लोग ये चीज को ज्यादा पढ़ोगे गूगल सर्च करके, इफ यू वांट टू परस्यू ए अदर टाइप ऑफ PhD, आई एम नॉट फ्रॉम दिस बैकग्राउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्यूल. ठीक है, फिर भी मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज दिस इज अ फ्यूचरिस्टिक बैकग्राउंड. जो भी आज यहाँ पे MSc कर रहे हैं उनका फ्यूचरिस्टिक बैकग्राउंड के लिए आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ओशन के बारे में फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हम जान सकते हैं. ओके, so let us move into a new part of this. So I will cover your syllabus from the net. ठीक है, जो भी है सिलेबस वहां से कवर करूंगी, और मैं जो आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, जो सजेशन है वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल नेट के सिलेबस को देख के घबराओ मत. नेट का सिलेबस बहुत लंबा है, बड़ा है, लाइन बाय लाइन मत पढ़ो. This is really an important advice to give, because line by line पढ़ते हैं हम बहुत लोग, लेकिन कैपेसिटी सब में सेम नहीं होता है. लाइन बाय लाइन नेट का सिलेबस कवर करने की कोशिश मत करो, बट जो है आपको करना है क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से करो. नॉट 10 years, previous 15 years
मिनिमम, क्योंकि नेट के क्वेश्चंस लेंदी होते हैं। तो आप अगर 100 क्वेश्चंस के हिसाब से एग्जाम देते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं, हम 150 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली यू आर डूइंग 50 एक्स्ट्रा। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर्स के बेस पे हम प्रैक्टिस करेंगे। जब हम क्वेश्चन पेपर्स के बेस पे प्रैक्टिस करेंगे, तब हम एक एक क्वेश्चन देखेंगे कि उस क्वेश्चन का टॉपिक क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एज वी ऑल नो कि नेट का सिलेबस जो कवर करता है वो डिफरेंट अदर क्या बोलते हैं, डिफरेंट अदर सब्जेक्ट को भी करता है, नॉट फ्रॉम जियोलॉजी बैकग्राउंड ओनली, राइट। आई होप यू गाइज हुएवर आर देयर, सब लोग जियोलॉजी बैकग्राउंड से ही है मोस्टली। अगर कोई नहीं है, प्लीज डू लेट मी नो, क्योंकि मेरे पास भी कुछ क्वेश्चंस हैं उन लोगों के लिए जो जियोलॉजी एग्जैक्टली जियोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है, जैसे ईवीएस से कोई है, या फिर नेट के लिए ही बस यहाँ पे आए ताकि जियोलॉजी जान सके, एटमॉस्फेरिक से कोई है, नहीं, आई होप नॉट। अगर है तो जियोलॉजी के अलावा देयर आर अदर सब्जेक्ट्स जो एटमॉस्फेरिक तुम लोगों को, मतलब सबको हम लोगों को देखना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा हमें एनवायरमेंट पढ़ना पड़ता है, उसके अलावा हमें सम फिजिक्स की चीजें भी देखनी पड़ती हैं जो अल्टीमेटली रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिकल फिजिक्स। तो वो सब चीजें पढ़ता है। सब न्यूमेरिकल्स होते हैं जो भी इनडायरेक्टली रिलेटेड टू एटमॉस्फेयर होता है, बट हम वो कवर नहीं करते। जियोलॉजी पीपल विल नॉट कवर दैट, बट हम यहाँ पे जो चीज कवर करेंगे वो है जियोलॉजी के अंदर जो ओशनिक सारे पार्ट्स है, एटमॉस्फेरिक के पार्ट भी हम कवर करेंगे जहां से क्वेश्चंस आते हैं। सो व्हाट आई वाज टेलिंग इज क्वेश्चंस, कि जो चीज हमारा सब्जेक्ट नहीं है उस चीज को कैसे कवर करें। बी स्मार्ट, क्वेश्चन देखो, अगर कोई क्वेश्चन तुमको लगता है ये तुमको नहीं आता, तुमको नहीं आ रहा है, तो वो वाला क्वेश्चन जो टॉपिक है उस वाले क्वेश्चन का टॉपिक आप रिवाइज करो, पढ़ो, मेक अ नोट आउट ऑफ इट, ताकि कभी उस जगह से क्वेश्चन आए तो यू कैन जस्ट कवर इट। आप ऐसे आप पूरा सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ोगे, लेकिन आप उस टॉपिक को कवर भी कर सकते हो। सो गो थ्रू फ्रॉम द क्वेश्चंस। हम तो हैं ही, लेकिन अपने आप से भी हम करने की कोशिश करेंगे। सो नाउ दीज आर फ्यू पार्ट्स ऑफ योर सिलेबस। मैं सिलेबस को यहाँ पे पेस्ट नहीं की हूँ, क्योंकि आई ऑल्सो डोंट प्रेफर लाइन बाय लाइन थिंग्स, बट आफ्टर द क्लासेस, आफ्टर द कोर्स, यू गाइज कैन गो थ्रू द सिलेबस इफ यू वांट, कि देखने के लिए कि कैसा हुआ है, क्या हुआ है। इफ यू डोंट गेट एनीथिंग, कोई आपको लगा है कि ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, वो मुझे बता सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ओशनिक फीचर, बट मैं इनमें ज्यादा डेप्थ नहीं देना चाहती हूँ आप लोगों को, क्योंकि हमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पे दिमाग लेके जाना है। सो ओशनिक फीचर में इंपॉर्टेंट कुछ कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को सबको पता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज एमओआर। जब एमओआर की बात आती है तो हम लोग इंटरडिसिप्लिनरी, आप लोग सब जानते हो कि इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट क्या बोलते हैं, ठीक। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब जिसमें हम 2-3 सब्जेक्ट को एक साथ कवर करने की कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं। दिस इज मोस्टली रिलेटेड टू योर रिसर्च, और अदरवाइज आजकल बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है सम इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स को। तो मैं यहाँ पे उस बात का क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज वन ऑफ माय टीचर, जब मैं एमएससी कर रही थी, हमें बोला गया था आप रिलेट कर करके पढ़ो, ठीक है, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं वही चीज आप लोगों को कन्वे कर रही हूँ। सो टुडेज क्लास इज मोर लाइक कि मैं आप लोगों को मेरे एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ। सो गाइस डोंट गेट बोर्ड, बिकॉज मैं आगे आप लोग को एश्योरेंस दे रही हूँ, उतने ही अच्छे से कवर करूंगी, और आप लोग समझने के बाद मुझे बोलिएगा कि क्या आप लोगों का एक्सपीरियंस है। सो इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस एक्सचेंज आई एम डूइंग टुडे, ओके, एंड ऑल्सो आई विल कवर। सो एमओआर, सो मिड ओशनिक रीज के साथ रिलेटेड जो फैक्ट्स है, जो आप लोग बोल सकते हो इंटरडिसिप्लिनरी है, जो एग्जाम के क्वेश्चंस भी आते हैं, उसमें से ये है, एमओआर इज रिलेटेड टू व्हाट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है सबको पता है, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, सबको पता है मैग्नेटिक स्ट्रिप्स एंड ऑल दिस थिंग्स, बट सी फ्लोर स्प्रेडिंग किस चीज से रिलेटेड है, प्लेट टेक्टोनिक्स, बिकॉज प्लेट टेक्टोनिक्स का जो थ्योरी एस्टेब्लिश हुआ था वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग से ही हुआ था। बस ये चीज आप लोगों को जानने की जरूरत है, तो आई एम जस्ट टचिंग द थिंग्स, ठीक है। अब जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग का बात आया, तो यहाँ पे एक और बात आनी चाहिए, वो है आपका पोलैरिटी। अभी मैग्नेटिक पोलैरिटी क्या है, इस साल का नेट किसी ने दिया है, नहीं दिया है, आई डोंट नो, बट इस साल के नेट में किसी क्वेश्चन था मैग्नेटिक पोलैरिटी से। तो पोलैरिटी का क्वेश्चन आता है जब भी सी फ्लो स्प्रेडिंग का आता है। तो पोलैरिटी क्या होता है, पोलैरिटी आपका होता है कि अभी आपका मैग्नेटिक अफिनिटी, अर्थ का मैग्नेटिक अफिनिटी क्या है, राइट। सो राइट नाउ अर्थ्स मैग्नेटिक
affinity is normal polarity, ठीक है, normal polarity. तो नॉर्मल एंड रिवर्स पोलैरिटी आर देयर, आप लोगों को ये भी पता है, उनके टाइम रेंजेस भी होते हैं, आप लोग इसमें जा सकते हो. मैं अभी उसमें नहीं जा रही हूँ बिकॉज मैं बस आप लोगों को बोल रही हूँ. तो नॉर्मल पोलैरिटी, ताकि आप लोग भूलो नहीं, तो नॉर्मल पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, बस इसका मतलब होता है जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल of the earth, geographic north pole of the earth is indicating towards magnetic north pole of the earth. This is north, so don't get confused. So what is normal means, कैसे हम याद रखेंगे? Normal, N for north, first north geographic, N for north, फर्स्ट नॉर्थ मैग्नेटिक. अभी कब भूलोगे? नॉर्मल मींस NN, मतलब नॉर्थ की तरफ, बस. अभी अब हम लोग कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है. तो ऑब्वियसली इस चीज का जब रिवर्स पोलैरिटी होगा तो इसका अपोजिट होगा, ठीक है. क्लियर है? ओके, लेट्स नाउ मूव इन टू अदर पार्ट्स. उसके बाद है हमारा एक और इंपॉर्टेंट ओशन से रिलेटेड फैक्ट, दैट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ओशन. These are the few other aspects जो मैं बोल रही हूँ आप लोगों को कि रिलेटेड है, ठीक है, टिपिकल ओशनोग्राफी के बाहर, क्योंकि आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है. तो क्या क्या चीजें हम रिकैप कर सकते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ओशन को क्या बोलते हैं हम लोग? सब लोगों को ये चीज पता है, विल्सन साइकिल. नाउ यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है? यहां से क्वेश्चन आता है आपका डिफरेंट स्टेजेस ऑफ विल्सन साइकिल. लेट्स गो थ्रू दिस. सो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ विल्सन साइकिल. सो these are the few stages. So embryonic stages, जब रिफ्टिंग होता है तब someone's mic is on. प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए अपना, क्योंकि एक नॉइस आएगा एक्स्ट्रा अदरवाइज. ओके, सो या so embryonic stages is the first stage of oceanic oceanic closing and opening cycle. Basically first it comes like opening, first open होता है then close होता है. It's not like close होता है then open होता है. Obviously ये वो वाला हो जाएगा कि मुर्गी पहले आया कि अंडा, but yeah, this is the case. We first look at the fact कि open कैसे होता है, फिर हम उसको क्लोज कैसे होता है, देन ऑब्वियसली आफ्टर स्ट्रेसेस की वजह से फिर से ओपन होगा. सो एम्ब्रायनिक स्टेज डील्स विद द रिफ्टिंग पार्ट, ठीक है. सो दिस इज द एम्ब्रायनिक स्टेज. एग्जांपल क्या है? ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली. ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली किसी को याद होगा, दिस वाज द पार्ट जहां पे, सॉरी फॉर दिस बैड ड्राइंग. So East African Rift Valley is अफ्रीका के ऊपर, अफ्रीका, दिस इज सपोज अफ्रीका के ऊपर जो इराक, ईरान एंड एमिरेट्स पार्ट है, उसके साथ बीच में जहां पे रेड सी फॉर्म हो रहा है, दैट इज ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट, राइट. तो वो अभी कौन सा स्टेज है? एम्ब्रायनिक. देन इट कम्स टू जुवेनाइल स्टेज. जुवेनाइल स्टेज में क्या होता है? डाइवर्जिंग होता है, स्प्रेड्स होता है, एंड उसके बाद थोड़ा ओशनिक वाटर का फॉर्मेशन होता है. सो दिस इज आई थिंक फिजियोग्राफी आप लोगों को ज्यादा जरूरत नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन जो आते हैं वो स्टेजेस के हिसाब से एंड एग्जाम्पल में क्या देंगे? मैच मेकिंग. क्या देंगे? मैच मेकिंग देंगे. ऐसा ही क्वेश्चन आता है नेट में मोस्टली, ठीक है. ये ऑब्वियसली आजकल जीएसआई में भी आता है, बट जीएसआई में ओशनोग्राफी मेंस के पार्ट में नहीं है. किसी ने अगर नोटिस किया है मेंस में या जियोलॉजी के पार्ट में नहीं है, लेकिन हमें देखना है देयर इज अ जीएस पेपर आल्सो. सो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस, फ्यू थिंग्स जो हमें जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज में भी जाननी चाहिए, बिकॉज आईएएस एस्पिरेंट्स भी ये चीजें पढ़ती हैं, ठीक है. सो जुवेनाइल स्टेज में आता है रेड सी, ठीक है. जो रिफ्ट आता है उसी रिफ्ट से फॉर्म होता है सी का. सो दिस इज द जुवेनाइल सी, जुवेनाइल स्टेज. फिर उसके बाद मेच्योर स्टेज में आता है अटलांटिक एंड आर्कटिक ओशन. अटलांटिक ओशन सबको पता है, मिड अटलांटिक रीच, दैट इज द मेच्योर स्टेज. मेच्योर स्टेज कब बोलते हैं? जब ये कोस्ट फुल्ली फॉर्म हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं पैसिव मार्जिन, राइट.
तो मैच्योर स्टेज, देन डिक्लाइनिंग स्टेज। डिक्लाइनिंग स्टेज कब होता है? जब एक पैसिव मार्जिन इज कन्वर्टेड टू एक्टिव एंड वहां पे सबडक्शन होता है। सो दिस इज द डिक्लाइनिंग स्टेज। डिक्लाइनिंग स्टेज में क्या होता है? कन्वर्जेंट और सबडक्शन, एंड द एग्जांपल इज पैसिफिक ओशन। क्यों पैसिफिक ओशन? आप लोगों को पता होगा, ईस्ट पैसिफिक। सो दीज आर फ्यू इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग, ओके। ईस्ट पैसिफिक राइज, ईस्ट पैसिफिक राइज कहाँ है? पैसिफिक ओशन के एकदम ईस्टर्न पार्ट पे। क्या हो रहा है? सबडक्ट हो रहा है। किसके नीचे? साउथ अमेरिका के नीचे। आज से कुछ मिलियन ईयर्स बाद ये पूरा mid oceanic ridge, mid Pacific ridge basically will subduct beneath the South America. तब Pacific Ocean में कोई ridge ही नहीं रहेगा. I hope you guys know this. That's why this is called declining stage. अभी decline कर रहा है. Now this is the terminal stage. Terminal stage पे क्या होता है? जब एक कॉन्टिनेंटल प्लेट दूसरे कॉन्टिनेंटल प्लेट के साथ वहां पे कन्वर्ज करेगा। जब कन्वर्ज करेगा उसको हम कॉलिजन भी बोलते हैं। तो ये स्टेज कब हुआ था? जब टेथिस सी बंद हुआ था, टेथिस सी बंद हुआ था और हिमालय का फॉर्मेशन शुरू हुआ था। तो दिस वाज द स्टेज, टर्मिनल स्टेज, जब हिमालय का फॉर्मेशन शुरू हुआ था। तो दिस इज मेडिटेरेनियन सी, बिकॉज मेडिटेरेनियन सी अभी भी है वहां पे, इसीलिए हम बोल सकते हैं। लेकिन टेथिस सी ऑलरेडी इज नॉट देयर, मतलब सूचरिंग स्टेज ऑफ हिमालय is present, हम लोग देख पा रहे हैं। सी दिस इज द एग्जांपल ऑफ हिमालय, बट टर्मिनल स्टेज भी था। तो हमें विल्सन साइकिल का आइडिया हो गया। दिस इज द फाइनल सूचरिंग एंड द प्रीवियस वन इज एम्ब्रायनिंग। सो दिस इज द विल्सन साइकिल स्टेजेस, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द डिफरेंट अदर डीप ओशनिक फीचर्स। सबको पता है, I'll just give a brief. So there are passive continental margin and active continental margin. बट पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन में शेल्फ स्लोप राइज है। प्लीज मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आप लोग इनके डेप्थ में जाके थोड़ा पढ़ लीजिए कि शेल्फ का एंगल क्या क्या होता है, स्लोप का एंगल क्या होता है, 4 डिग्री। ये सब आप लोग खुद पढ़ लीजिए। क्यों मैं बोल रही हूँ? बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस उतना नहीं आता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप ये चीजें मिस कर जाए, ठीक है। तो क्योंकि मैं अभी सेल्फ स्लोप राइज के बारे में बोलने शुरू करूंगी, पीपल विल गेट बोर्ड एंड ऑल, ठीक है। ये सब हम पढ़ सकते हैं और मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको कौन सा बुक भी पढ़ना चाहिए। सो दिस इज द बुक आई विल रेफर टू यू, ट्रूजिलो का एसेंशियल्स ऑफ ओशनोग्राफी। इफ समवन डजंट हैव इट, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकती हूँ। प्लीज एक बार पिंग कर देना कोई भी ग्रुप में, ठीक है। तो ट्रूजिलो का बुक इसलिए बिकॉज दिस शोज अ लॉट ऑफ कलर्स, तो आपको इंटरेस्ट आएगा, फर्स्ट बेसिक थिंग। एंड द सेकेंड इज द लैंग्वेज इज वेरी वेरी गुड। तो हम लोग बहुत लोग प्रेफर करते हैं पिनेट एंड ऑल, बट मैं खुद प्रेफर करूंगी आप लोग ट्रूजिलो पढ़ो, ठीक है। और यहाँ से जो भी चीजें मैं पढ़ा रही हूँ, मैं मोस्टली ट्रूजिलो से भी पढ़ा रही हूँ। तो अगर मैं पढ़ा रही हूँ ट्रूजिलो से, आप सोचोगे कि ट्रूजिलो नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। मैं जो भी चीजें पढ़ाऊंगी वो, अगर आपका ये सर्कल है, ट्रूजिलो पढ़ोगे तो दैट विल जस्ट इंक्रीज, ठीक है। ओके, so these are the few other oceanic features. Shelf slope rise, this is the abyssal plain and rift valley. Sea mounts, तो sea mounts का क्या होता है? तो ये AMD में मतलब बार्क का इंटरव्यू का क्वेश्चन था, ठीक है। तो सी कि व्हाट आर द डीप ओशनिक फीचर्स जो हम देख सकते हैं रिमोट सेंसिंग इमेजेस में। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन था। अगर आपको डीप ओशनिक फीचर्स के बारे में नहीं पता तो आप नहीं बता सकते। तो रिमोट सेंसिंग इमेज में, बिकॉज देयर आर डिफरेंट अदर रिमोट सेंसिंग इमेज, सैटेलाइट इमेजेस आर प्रेजेंट। तो सैटेलाइट इमेजेस के लिए हम पानी के नीचे का भी फीचर्स देख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर डेप्थ ऑब्वियसली, बट देख सकते हैं। सैटेलाइट इमेज से ही ना हमें मिड ओशनिक रिज वगैरह दिखता है फोटो में, राइट। तो ये क्वेश्चन था एंड द आंसर वाज मिड ओशनिक रिज। The self slope rise we cannot identify, but we can only identify itself. Mid oceanic ridge, self, then abyssal plain को हम just plain एक होगा, but उसको as a feature हम count नहीं करते हैं। ट्रेंच बहुत डेप्थ में होता है तो फीचर हमें दिखेगा नहीं, बस काला रंग दिखेगा, हमें दिखता नहीं है एक्चुअली। तो ट्रेंच मैं नहीं दिखाऊंगी, लेकिन सी माउंट, so these three are the most important features जो हमें दिखता है सैटेलाइट इमेजेस में फ्रॉम अ स्पेस व्यू और समथिंग अदर, ठीक है। तो सी माउंट्स क्या होते हैं? सी माउंट्स होते हैं जो हमारा वोल्केनिक
आइलैंड्स होते हैं, राइट? जो वोल्केनिक आइलैंड्स होते हैं वो मूव कर करके और उनका इरोजन, वेदरिंग होके वो धीरे धीरे बड़े से छोटे होते लगते हैं। यही है सी माउंट्स। ये कहाँ है? अगर आप लोग पसंद करते हो अर्थ को देखना, गो टू गूगल अर्थ, download the Google Earth image, Google Earth application, और go to the website and then अर्थ को घूम फिर के जूम करके देखो, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी। और एक चीज जो इंटरेस्टिंग है वो मैं बोलना चाहती हूँ, अगर कोई मुझे ये आंसर कर पाए आई विल बी हैप्पी। सो हम सब जानते हैं कि मिड अटलांटिक रिज है, राइट? रिज है। अब कोई भी मिड ओशनिक रिज या मिड अटलांटिक रिज, कुछ भी ऐसे रिज के बीच में वी नो दैट ट्रांसफॉर्म फॉल्स आर देयर, राइट? ट्रांसफॉर्म फॉल्स आर देयर। तो मेरा एक क्वेश्चन है जो काफी इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए, वो है कि मिड अटलांटिक रिज के बीच में भी बहुत सारा ट्रांसफॉर्म फॉल्स है, ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं, जो आपका साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड अफ्रीका एंड यूरोप के बीच में ऐसे ऐसे करके मिड अटलांटिक रिज जा रहा है। तो यहाँ पे ऊपर जाके ग्रीनलैंड के पास आइसलैंड भी है, आप लोगों को पता है। तो आइसलैंड आता है मिड ओशनिक रिज के ऊपर। लेकिन अब गूगल अर्थ में जाके डू नोटिस दैट कि आइसलैंड के ऊपर वाले पोर्शन में जो भी मिड ओशनिक रिज का पार्ट है वहां पे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट नहीं है। So what part it is? It is the northernmost Atlantic Ocean का part जो खत्म हो रहा है अटलांटिक। So I want to know कि क्यों नहीं है? क्या आपको आज तक कभी आपने स्ट्राइक किया? ये क्वेश्चन मैंने कब देखा? जब मैं खुद एमएससी कर रही थी, जब मैं खुद देख रही थी, तब मुझे ये चीज स्ट्राइक किया था। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं खुद इसका आंसर अभी भी प्रॉपर आंसर ढूंढ रही हूँ। अकॉर्डिंग टू मी आई गॉट द आंसर, बट मैं प्रॉपर आंसर ढूंढ रही हूँ। दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन, मैं एनलाइटन करना चाहती थी कि क्या आपने कभी नोटिस किया है? तो डू गो टू दैट वेबसाइट एंड नोटिस करो कि नॉर्थ अटलांटिक में आपको ट्रांसफॉर्म फॉल्ट एकदम नॉर्थ में नहीं दिखेंगे, बट स्टिल मिड ओशनिक रिज इज देयर, मिड अटलांटिक रिज इज देयर। व्हाई ट्रांसफॉर्म फॉल्ट आर नॉट देयर? अगर कोई रिज एक्टिव है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट शुड बी देयर, ठीक है? So these are few things जो मैं आप लोगों को अभी केवल बोलना चाहती थी। उसके बाद हम लोग जो important facts हैं वो पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन आता है। वो है डीप ओशनिक फीचर का एक और पार्ट है जहां से क्वेश्चन आता है, वो है कि ब्लैक स्मोकर्स एंड व्हाइट स्मोकर्स। व्हाइट स्मोकर्स, व्हाट आर दीज? So black smokers and white smokers are some hydrothermal vents। हाइड्रोथर्मल वेंट्स, ये ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हम सब इकोनॉमिक जियोलॉजी में पढ़ चुके हैं, पर फिर भी बोल रही हूँ। हाइड्रोथर्मल वेंट्स कैसे फॉर्म होता है? बेसिकली दीज आर सी बेड का हॉट स्प्रिंग्स, बट when कैसे फॉर्म होता है? when the cold sea water seeps inside the plane, inside the abyssal plane, or you can say the seabed or the crust, oceanic crust, inside the abyssal plane। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप लोग प्लीज डू नोट इट डाउन इफ यू वांट। एबिसल प्लेन, तो वहां पे क्या होता है कि फ्रैक्चर से जब सीपिंग करता है, जो मैग्मा चेम्बर के साथ इंटरेक्शन होता है, देन द सी वाटर गेट्स हीटेड अप एंड वहां से बाहर आता है उसी फ्रैक्चर से। तो फिर उसके बाद जो धुआं फॉर्म करता है उसको ही बोलते हैं हम हाइड्रोथर्मल वेंट्स और स्मोकर्स। तो उस स्मोकर्स के दो डिवीजन है। फर्स्ट इज व्हाइट स्मोकर्स। व्हाइट कलर इज बिकॉज ऑफ बेरियम sulfide, white smokers, and the black smoker too is because of metals. What kind of metal it is there? Nickel, copper, zinc, iron. So basically smokers are very important. Hydrothermal vents are very important from a point of view of economic geology or economical exploration, ठीक है?
लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज हमारे लिए एक क्वेश्चन बनता है आप लोगों के लिए। सो मैं सबको ये चीज पूछ रही हूँ, क्यों क्यों आप लोगों को लगता है अगर अगर ये ओशन सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे एक फ्रैक्चर है, यहाँ का पानी सीप होके अंदर गया, यहाँ पे मैग्मा चेम्बर है, ठीक है, जस्ट मैं एक ड्राइंग कर रही हूँ स्कीमेटिकली, मैग्मा चेम्बर है, फिर ये पानी गर्म होके वापस से वेंट से ऊपर आया, ऊपर आके यहाँ पे आके वो थोड़ा छोटा मोटा वोल्केनिक शेप फॉर्म करता है, जहां पे होता है सल्फाइड डिपॉजिट, यहाँ पे होता है सल्फाइड डिपॉजिट, और इस एक वेंट से वो अपना धुआं बाहर निकालता है। तो इस धुएं के कलर से हम को पता चलता है कि व्हाट काइंड ऑफ सल्फाइड और मेटल्स आर डिपॉजिटेड देयर, ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, यहाँ पे अगर इतना टेम्परेचर है, सो व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक स्मोकर्स एंड व्हाइट स्मोकर्स? सो ब्लैक स्मोकर्स का ज्यादा टेम्परेचर होता है, दैट इज अराउंड 350 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाइट स्मोकर्स का थोड़ा कम टेम्परेचर होता है, दैट इज इट कैन बी फ्रॉम 330 to 300, can go up to 300 व्हाइट स्मोकर्स का। दिस इज व्हाइट एंड दिस वन इज ब्लैक, ठीक है। तो ब्लैक स्मोकर्स का सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। लेकिन मजे की बात यह है कि इतना ज्यादा टेम्परेचर के बावजूद यहाँ पे आपको 350 डिग्री का टेम्परेचर मिलता है, सेंटीग्रेड मिलता है, बावजूद हम लोगों को वाटर को बॉयल होते क्यों नहीं दिखता, हमको नॉर्मल धुआं क्यों दिख रहा है? रुकिए, आप लोगों को फोटो दिखा रहे हैं, दिस इज द इमेज। यहाँ पे ब्लैक कलर का धुआं क्यों दिख रहा है? यहाँ पे यहाँ का जो सराउंडिंग वाटर है, व्हाइट इज नॉट बॉइलिंग। क्या किसी ने ये सोचा है? क्या हमने कभी सोचा है? बिकॉज 100 डिग्री इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, राइट? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, देन व्हाई द वाटर अंडर दिस ओशन वाटर इज नॉट बॉइलिंग? किसी ने सोचा है? आई वॉन्ट समवन टू आंसर, इफ नॉट देन आई विल जस्ट से द आंसर, बिकॉज दिस इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट आई एम एनकाउंटरिंग टुडे, बिकॉज water क्यों boil नहीं? I think because if there will be if there is a phase change, I mean, if it were in gaseous medium, it would have been there would have been bubbles, but I don't think there are. So you are talking about the phase. So let me just be clear. It is the pressure. It is the pressure. So yeah, you can switch off the mic if you want. And it is the pressure. तो हम लोग जो black smokers and white smokers देखते हैं, you are absolutely right about the phases you are talking about, but the phases does not matter that much, because यहाँ पे अगर temperature आपका automatically it will go around 300 degree centigrade, कोई भी पानी रहेगा वो boil करेगा, but when the pressure is that much high, जो आपको 4 से 5 किलोमीटर का डेप्थ में मिलेगा, ब्लैक स्मोकर्स एंड व्हाइट स्मोकर्स, इतना हाई प्रेशर रहता है, ऑटोमेटिकली वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इज मूविंग टुवर्ड्स वेरी हाई, ठीक है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डज नॉट रिमेन एट 100 डिग्री, नहीं रहता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, ठीक है। इंक्रीज भी कितना हो जाता है? ऑब्वियसली मोर देन 350। वी डोंट नो हाउ मच, बिकॉज आई पर्सनली डोंट नो, ठीक है। मैं बस बोल रही हूँ आप लोगों को, आई पर्सनली डोंट नो द अमाउंट, इट कैन बी 400 500, अगर आप लोग जानते हो तो मुझे बताना, बट 350, मोर देन 350 डेफिनेटली, राइट। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई हो जाता है, इसीलिए हमें कोई वेपर नहीं दिखता, कोई वाटर यहाँ पे बॉयल होते हुए नहीं दिखते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द लिटिल बिट ट्रिकी पार्ट। तो इसके बाद हम इस पार्ट मेरे क्लियर नहीं ठीक से हुआ, रिपीट करेगा प्लीज? कौन सा? वाटर का बॉइलिंग प्रेशर का, जो प्रेशर का बोला ना आपने, ठीक है, ठीक है। स्विच ऑफ योर माइक, स्विच ऑफ योर माइक, एंड ऑल्सो इफ यू वांट यू कैन पुट अ मैसेज एज वेल, ठीक है। ओके, सो द हाइड्रोथर्मल वेंट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोथर्मल वेंट्स का पॉइंट तो आपको क्लियर हुआ होगा कि फ्रैक्चर से यहाँ से ओशनिक वाटर सीप इन होता है, फिर मैग्मा चेम्बर में, जो आप लोग यहाँ पे ऑलरेडी देख पा रहे हो कि यहाँ पे ओशनिक वाटर सीप कर रहा है, फिर मैग्मा चेम्बर के इंटरेक्शन पे आके ओशनिक वाटर गर्म हो जा रहा है, फिर अगेन कोई फ्रैक्चर से वो वाटर ऊपर आता है। जब वो ऊपर आता है, हाइड्रोथर्मल एक लिक्विड जब ऊपर आता है, ऊपर आके वो ऐसे ऐसे वोल्केनिक शेप फॉर्म करता है, जहां पे सल्फाइड डिपॉजिट्स होते हैं, एज वेल एज उसका एक वेंट से
some sort of other smokes release होती हैं. Obviously होगा क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन है. एक पानी जिसका टेम्परेचर एटलीस्ट मिनिमम, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कहाँ का, हम लोग बात कर रहे हैं एकदम बॉटम ऑफ द ओशन का, जहां पे टेम्परेचर सबसे कम होता है, राइट? बिकॉज हम जानते हैं डेप्थ इंक्रीज होते ही टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है. अगर हम ओशन की बात करें तो एक वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर है, तो ऑटोमेटिकली जो भी वहां से गर्म चीज निकलेगा दैट विल टेंड आउट टू बी इन अ एश फॉर्म. एश तुरंत एश कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए हमें स्मोक के फॉर्म में दिखता है. ठीक है, तो ये स्मोक का कलर होता है एक व्हाइट एक ब्लैक. आई एम जस्ट रिकैपिंग इट टुगेदर. एक व्हाइट एक ब्लैक. व्हाइट होता है बेरियम सल्फाइड के लिए, मैंने अभी लिखा, और ब्लैक होता है डिफरेंट अदर आयंस के लिए. सम ऑफ देम आर निकल, कॉपर, आयरन एंड some zinc. These are the few irons जिसके लिए वो ब्लैक कलर होता है. Now moving into the part कि ये जो स्मोक हमें दिख रहा है, ये स्मोक जब वाटर के कांटेक्ट में आता है या फिर इस वेंट से जब निकलता है, तब क्यों ये वाटर को, सरफेस वाटर को या सराउंडिंग वाटर को क्यों वो बॉयल नहीं कर रहा? क्योंकि उसका टेम्परेचर, अगर ब्लैक स्मोकर्स है, उसका टेम्परेचर इज अराउंड 350 डिग्री सेंटीग्रेड. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, राइट? तो क्यों वाटर को बॉयल नहीं कर रहा? क्योंकि जिस सरफेस की हम बात कर रहे हैं, ये सरफेस हम देख रहे हैं ओशनिक सरफेस से 4 से 5 किलोमीटर डेप्थ में, राइट? जब 4 से 5 किलोमीटर डेप्थ में हो जाता है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रेशर इज वेरी मच, प्रेशर इज एक्टिंग वेरी मच. और कौन सा टाइप का प्रेशर एक्ट करेगा? कन्फाइनिंग प्रेशर. चारों तरफ से, पानी का भी होता है बाय द वे, चारों तरफ से प्रेशर एक्ट करेगा एक पार्टिकल के ऊपर. ठीक है, तो वही चीज, जब प्रेशर इंक्रीज होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा फ्रॉम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू ग्रेटर देन 350 डिग्री सेंटीग्रेड, एनीथिंग. ठीक है, इसीलिए साइड का वाटर बॉयल नहीं होता है जनरल सिनेरियो में, अगर हम हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास देख रहे हैं तो. ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग जनरली अप्रोच नहीं कर पाता है. फर्स्ट, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर वेंट्स के आसपास होने के लिए इट इज ऑलवेज 300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास. तो हम लोग ह्यूमन वहां से जाने के लिए थोड़ा हम लोग प्रोटेक्शंस लेते हैं, डिफरेंट अदर चीज का प्रोटेक्शंस लेते हैं. जो डाइवर्स होते हैं वो लोग प्रोटेक्शंस लेते हैं, राइट? ओके, सो दिस वाज द पार्ट जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी. नाउ ओशन वाटर के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन, लेट्स जस्ट go through. Okay, so this is the circulation part, sorry. So yeah, so some information about ocean water. ठीक है, I hope I'm clear about the other fact. ठीक है, पहले वाला ocean water. Does life flourish around the smokers? Yeah, that is also a good question, but yeah, yes, your answer is yes. Do life flourish? Because हम लोग जानते हैं, जब हम बायोस्फीयर के बारे में बात करते हैं तो बायोस्फीयर में सारी चीजें आती हैं. जब बायोस्फीयर में बात होती है, सबका टॉलरेंस पावर अलग अलग होता है. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो अंदर नीचे सी फ्लोर में होता है, ये तो हम सब जानते हैं, एबिसल प्लेन में होता है. तो जो प्लांट्स होते हैं या फिर जो एनिमल्स होते हैं या फिर प्लांटिक बोलो, जो चीजें होती हैं वहां पे जो एबिसल प्लेन में प्रेजेंट होती हैं, वो सब भी रह सकते हैं क्योंकि उनका टॉलरेंस लिमिट बहुत हाई होता है. लाइफ डू फ्लरिश अराउंड देम बिकॉज अगर कोई भी चीज का एक डिपॉजिट है, लेकिन हाँ, सल्फाइड डिपॉजिट, सल्फर इज नॉट गुड डेफिनेटली, बट कुछ प्लांट्स है, कुछ एनिमल्स हैं जो जिनका टॉलरेंस लिमिट उतना हाई है, वो लोग रह सकते हैं, लेकिन सारे नहीं. तो इस चीज का इनडायरेक्टली यूज है हमारा क्लाइमेट चेंज से. जब हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में, अगर वो लोग 350 डिग्री के आसपास रह रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज का इतना इफेक्ट क्यों दिख रहा है हमारा ओशन के लाइफ में? ये भी एक वैलिड क्वेश्चन होना चाहिए, बट टॉलरेंस लिमिट में बात होनी चाहिए. जिन लोगों का, जिन प्लांट्स एंड एनिमल का टॉलरेंस लिमिट, वो लोग एबिसल प्लेन में रह रहे के उनका टॉलरेंस लिमिट बहुत हाई है, हम उनके साथ
सरफेस में रहने वाले, जो ओशन सरफेस में रह रहे हैं या फिर सरफेस से 1 और 2 किलोमीटर डेप्थ में रह रहे हैं, उनके साथ कंपेयर करेंगे, इट्स नॉट गुड। ये लोग ज्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। ऑब्वियसली बेसल के लोग भी, एबिसल प्लेन के लोग भी इफेक्टेड हो रहे हैं, बट क्लाइमेट चेंज का टॉलरेंस लिमिट तुरंत बिगड़ गया है। तो मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से ओशन सरफेस का जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स है, उनका टॉलरेंस लिमिट बहुत इजीली बिगड़ जाता है देन दिस डिड। ठीक है, आई होप रिचा आई क्लियर्ड योर क्वेश्चन एंड देन क्वेरी। लेट अस मूव इनटू द ओशन वाटर पार्ट। ओशन वाटर, सो व्हाट अबाउट ओशन वाटर? मैं ओशन वाटर के बारे में मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ व्हाट इज द केमिकल कॉम्पोजिशन एंड दिस, नो, आई एम जस्ट गिविंग यू बेसिक फ्यू टर्म्स, क्योंकि हम केमिकल चीजें भी बाद में कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टॉकिंग अबाउट ओशन वाटर, देयर आर 3 टर्म्स जो बहुत इजीली और हैंडी बोल सकते हैं हम ओशन वाटर के साथ आते हैं। फर्स्ट इज हैलोक्लाइन, यू गाइस कैन टेक अ नोट अबाउट दिस, हैलोक्लाइन। सेकंड इज थर्मोक्लाइन, ये बहुत लोग जानते हैं थर्मोक्लाइन क्या होता है। एंड द थर्ड इज पिक्नोक्लाइन, PICNOCLINE। ठीक है, हैलोक्लाइन, थर्मोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन। सो द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दीज 3 आर द लेयर्स। तीनों ही लेयर्स हैं। लेयर्स कहाँ पे? ओशन वाटर पे लेयर्स हैं। ठीक है, तीनों ही। बट इन 3 का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? सो हैलोक्लाइन बोलते हैं इज अ लेयर, वेयर इज द कर्सर, हाँ, दिस इज अ लेयर marking the rapidly changing, marking the rapidly changing or marks the rapidly changing salinity. तो HS, हायर सेकेंडरी हम सब देते हैं हैलोक्लाइन के साथ, S इज रिलेटेड सैलिनिटी के साथ। सैलिनिटी इज व्हाट? तो हमारा सॉल्टीनेस, राइट? तो सैलिनिटी, चेंजिंग सैलिनिटी इज हैलोक्लाइन। नाउ थर्मोक्लाइन, thermocline is automatically is related to temperature. So this is the layer which relates to the rapidly changing of temperature, or your marks the boundary where the temperature change is very high. Now pycnocline, sorry for the handwriting if someone is offended. Pycnocline, so pycnocline is what? It is related to the density. Now density definitely is related to salinity and temperature, indirectly, directly, obviously. But pycnocline is the term related to density, which is, say for example, PD. We can remember like this, PD, pycnocline D, PD. So pycnocline density, halocline salinity, HS, and thermocline we all can remember it, right? So these are the 3 terms we go across. Now another fact or question from these 3 terms are, तो एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है? So which one, ये 3 जो terms बोला मैंने, उनमें से which one can be formed in the pools or stable water? Why the question is because हम ओशन वाटर के बारे में मैंने बात किया, तो ओशन में हम लोगों को पता है ओशन में वेव्स आता है, ओशन में मूवमेंट होती है, वाटर मूवमेंट होती है, तो इट्स नॉट स्टेबल. बट which one can be possible if can be found from pools, tables, different. हम लोग ponds में कौन सा मिलता है? ये 3 जो मैंने बोला, pycnocline, halocline and this thermocline. इन तीनों में से कौन सा हमें मिल सकता है स्टेबल वाटर में, कि कौन सा चेंजेस हम बहुत इजीली देख पाएंगे? Can anyone answer that? Variation. Yeah, Richa, you're absolutely right. Thermo ones. Why? Because of the temperature variance. Density variance in a stable water is very rare. Pools, stable water, density variance is rare. Salinity is no way there is a term comes salinity in a stable water, especially in the continental part. So thermocline, because of the variation in temperature at night and day, thermocline का layer create होता है in pools or stable water. Okay, so these are the few facts. Let's go to another part.
ऑल्सो मैं 1 घंटे से ज्यादा क्लास नहीं ले पाती हूँ, मैं खुद नहीं ले पाती हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं खुद भी प्रेफर भी नहीं करूंगी कि आप लोग इसके बारे में मतलब 1 घंटे से ज्यादा खुद भी क्लास करो, बिकॉज दैट्स नॉट फीसिबल. सो ओशन सर्कुलेशन के बारे में जानने से पहले हमें जानना चाहिए कि ओशन सर्कुलेशन या फिर कोई भी सर्कुलेशन जो होता है, कोई भी सर्कुलेशन मतलब चेंजेस जो होता है उससे रिलेट क्या क्या करता है. तो ओशन के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एटमॉस्फेयर, राइट. एटमॉस्फेरिक हर एक चीज का इम्पैक्ट ओशन में पड़ता ही है. सिमिलरली ओशन की चीजें भी एटमॉस्फेरिक पे पड़ता है, बट हम जानते हैं कि जो मोस्टली ओशन वेव्स होते हैं विच आर फॉर्म्ड बाय व्हाट, wind. Now, what kind of wind, what winds form, what kind of waves, and then कौन सा वेव क्या करता है, डायरेक्शन क्या है, वो सब हम पढ़ेंगे. So this part of the oceanography course is called air and sea interaction. Okay? तो आज 10 मिनट होगा तो 1 घंटा हो जाएगा. मैं आप लोगों को पूछ के हमेशा क्लासेस एक्सटेंड करती थी, लास्ट ईयर भी, अभी इस बार भी करूंगी. अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो ही मैं पढ़ाऊंगी, मतलब आगे के आज का आगे का लेक्चर, मतलब एयर एंड सी इंटरेक्शन नहीं पढ़ना चाहते हो तो नेक्स्ट डे आई विल कंटिन्यू. बट एयर एंड सी इंटरेक्शन में क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा बहुत आज. सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी क्या होता है, ये दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड नेचुरल सोर्स ऑफ हीट, राइट, टू द अर्थ. Very common and natural source of the heat. So, wait. Yeah, this is the very common and natural source of the heat. Now, solar energy कैसे affect करता है हम लोगों को या फिर एटमॉस्फेयर को, then एटमॉस्फेयर कैसे affect करता है ओशन को, हम ये देखेंगे. Now, अगर ये हमारा this yellow part is our sunlight is coming, ठीक है, from this direction sunlight is coming. Now हमारा अर्थ का शेप के हिसाब से नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट में अगर सनलाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वैरी करेगा देन द मिडिल पार्ट, राइट. अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है प्लीज आस्क मी, आई विल रिपीट इट अगेन. ठीक है, यहाँ से सनलाइट आ रहा है, दिस येलो पार्ट, एंड दिस शेप ऑफ द अर्थ हमारा ऐसा है कि नॉर्थ एंड साउथर्न पार्ट पे जो इंसिडेंस ऑफ लाइट होगा वो मिडिल पार्ट से अलग होगा, राइट, अग्रीड. नाउ जो इंसिडेंस ऑफ लाइट इन दोनों में है, डिफरेंस कैसा होगा, तो यहाँ पे अगर हम लिखें इक्वेटर के पास में या ट्रॉपिकल रीजन में इंसिडेंस ऑफ सनलाइट विल बी, द इंसिडेंस एंगल ऑफ सनलाइट विल बी द मैक्सिमम. समझ आ रहा है, इंसिडेंस बोल रही हूँ, मतलब द एंगल द लाइट इज कमिंग टू द सरफेस, मैक्सिमम कैसे, यहाँ पे 90 डिग्री है ऑलमोस्ट. सी दिस इज वर्टिकली, सी दिस इज द सरफेस एंड दिस इज द लाइट. व्हाट इज द एंगल, 90 डिग्री. दिस इज द सरफेस, दिस इज द लाइट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज व्हाट, ऑलमोस्ट 30 डिग्री फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, सो द इंसिडेंस ऑफ लाइट इज लेसर इन द पोल पार्ट and greater in the equator part. यहाँ तक क्लियर है. नाउ इंसिडेंस ऑफ द लाइट के हिसाब से हमारा रेडिएशन या हीट एब्जॉर्ब करता है एंड रेडिएट करता है. एब्जॉर्ब करेगा एंड रिफ्लेक्ट करेगा. ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन का क्या रिलेशन है इंसिडेंस ऑफ द लाइट से, यहां से नेट में क्वेश्चंस आते हैं, घुमा के आते हैं, पर आते हैं. So incidence of the light जितना the angle of incidence जितना कम होगा, ध्यान से सुनना, जितना कम होगा रिफ्लेक्टेंस उतना ज्यादा होगा. यहाँ से लाइट उतना ज्यादा रिफ्लेक्ट करके जाएगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज्यादा होगा एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा, एब्जॉर्ब उतना करेगा. क्लियर हुआ, नहीं हुआ फिर से मैं रिपीट करती हूँ. इंसिडेंस ऑफ लाइट, सनलाइट यहां से आता है, एंगल तुम्हारा इंसिडेंस का 30 डिग्री है, सनलाइट यहां से आता है, इंसिडेंस 90 डिग्री एंगल है. ठीक है, तो 90 डिग्री एंगल में सनलाइट आ रहा है, पूरा सनलाइट इस एरिया में पड़ रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे 30 डिग्री में आ रहा है, हीट वैसे ही एरिया में ऐसे डिसिपेट हो रहा है
और रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है, ठीक है। ये टिपिकल हम लोग जो लाइट के सोर्सेस में पढ़ते हैं फिजिक्स में, टिपिकल दैट फिजिक्स इज, ठीक है। रिफ्लेक्शन होता है, तो रिफ्लेक्शन यहाँ पे ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन कम होगा। दिस इज व्हाई द पोल्स आर कोल्ड एंड द इक्वेटर इज हॉट, वार्म, ठीक है। दिस इज द रीजन। बट यहाँ पे आता है बात कि अगर ऐसी बात है तो 4.6 बिलियन ईयर से सन है, 4.6 बिलियन ईयर से अर्थ है, देन इंसिडेंट लाइन भी वैसे ही बढ़ रहा है, इंसिडेंट एंगल भी वैसे ही है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, यहाँ का घटता जाएगा, फिर तो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत होगा। दिस इज द क्वेश्चन यू गाइस शुड हैव। तो क्या, क्यों इतना डिफरेंस नहीं है? मतलब ऑब्वियसली पोल में हम लोगों के पास आइस है, लेकिन टेम्परेचर इतने बिलियन ईयर्स से भी इतना अलग नहीं हुआ है। द ओनली रीजन इज सर्कुलेशन। सर्कुलेशन, जो हीट होता है इक्वेटर पार्ट में वो सर्कुलेट करता है पोल में, जो पोल में कोल्ड होता है वो सर्कुलेट करता है इक्वेटर में। सर्कुलेशन का दो फैक्टर्स है, दो रिसीवर्स है, दो बेसिकली वाया जिनके सर्कुलेशन होता है, दोस आर एटमॉस्फेयर दैट इज विंड and ocean that is water. These are the two main receivers or circulation masters, ठीक है। सर्कुलेशन की वजह से हीट। तो यहां से ये वाला एक ग्राफ है जो आप लोगों को बुक में मिल जाएगा। वो ग्राफ यही बोलता है बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट एंगल हीट गेन होता है इतना इनकमिंग सनलाइट से, हीट लॉस्ट होता है, यहाँ पे ये वाला ग्राफ है, एंड हीट लॉस्ट होता है इतना। मतलब दिस इज द ग्राफ दे हैव प्लॉटेड, कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट में वो लोग हीट को मेजर किए हैं, हीट को मेजर करके लैटिट्यूड के वाइज एक ग्राफ प्लॉट किए हैं जहां पे हीट लॉस एंड हीट गेन दिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली ये पार्ट हमें जानते हैं कि हीट गेन करता है, ये पार्ट हीट लॉस करता है, ठीक है। यही हम लोगों का यहाँ का मेन टॉपिक था। इसके बाद जो भी चीजें होंगी वो आएगा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में। जब एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन आएगा फिर हम ओशन पे जाएंगे। सो टुडेज क्लास, आई थिंक दिस मच इंफॉर्मेशन इज एनफ फॉर यू। मैं 1 घंटे से ज्यादा क्लास को नहीं एक्सटेंड कर रही हूँ। आई होप यू गाइज हैव इंटरेस्ट और आप लोगों को इंटरेस्ट मिला होगा आगे के क्लासेस में कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। तो अगर किसी को अभी कोई क्वेश्चन है बोल सकते हो आप लोग, अगर नहीं है तो यू गाइस कैन लीव द कन्वर्सेशन, बट अगर कोई क्वेश्चन है प्लीज गो। मैम सर्कुलेशन पार्ट रिपीट करोगे क्या? सर्कुलेशन वजह से क्या होता है मैम? नहीं, सर्कुलेशन पार्ट को मैं अभी तक पढ़ा ही नहीं हूँ। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट सर्कुलेशन पार्ट में। तो सर्कुलेशन मैं बोल रही हूँ बस हीट डिसिपेट होता है। अगर जो यहाँ पे वार्म कंडीशन है, यहाँ पे हीट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, यहाँ पे सनलाइट का रिफ्लेक्शन ज्यादा है, इसीलिए ये एरिया कोल्ड है, ये एरिया वार्म है। तो इन दोनों में जो टेम्परेचर का एक्सचेंज होता है दैट इज बिकॉज ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है। wind circulation या ocean circulation. So this is the thing I was telling. Now I will go through wind circulation. फिर उसके बाद wind circulation से कैसे हम लोग different other ocean circulations, different oceans, ocean के features, current, oceanic current, कौन सा current का क्या feature है, क्यों हम लोग पढ़ते हैं वार्म करंट, कोल्ड करंट, क्यों वो वार्म करंट है, क्यों वो कोल्ड करंट है, वो भी हम पढ़ेंगे। उनका क्लाइमेटिक चेंज में क्या इम्पैक्ट है वो भी हम पढ़ेंगे। Yeah, someone has asked questions. No, I'm not pursuing my PhD in Roorkee. Yeah, I'm not, Shudhajit, I'm not. Okay, so, okay guys, so today's class is being concluded. I hope I could satisfy you. See you in the next class, and I would like to take classes one in the week